हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं, उसका फुल सॉल्यूशन लेके आया हूँ मात्र एक वीडियो में। तो इसमें आज मैं आपको इससे रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करा दूंगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इससे या इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो उसको आप बड़ी ही आसानी के साथ कर सकें। तो हम बिना किसी देरी के सबसे पहले देखते हैं क्या है। चैप्टर का नाम हमारा वास्तविक संख्याएं। तो इसमें क्या आ रहा है, संख्याएं। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, ये मतलब आपके सिलेबस में का बेस है। अगर ये आपको पता होगा तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। क्या है परिभाषा, देख लेते हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, जहां P व Q कोई पूर्णांक संख्या है, कोई भी संख्या है, माइनस प्लस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 4/3, 2/1, बट जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसे 2/0 है, इसके नीचे 0 आ गया तो यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अपरिमेय संख्या अपनी, इनरेशनल नंबर। इसको, यह परिमेय का उल्टा होता है, मतलब जो संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, सॉरी नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √2, इस प्रकार से जो हो गई हमारे अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं अपनी प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ में कितना पेन है तो आप क्या बोलेंगे, 1। अगर ऐसे बोल दूं कितने पेन है अब, तो बार बोलेंगे तो 2। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। 1 से चालू होती है, ये कहाँ पर खत्म होती हैं, अनंत पर, n से। उसके बाद चौथा देखते हैं, चौथी संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जिसका जो समूह होता है उसमें क्या जोड़ने पर, 0 को सम्मिलित करने पर, 0 को जोड़ने पर कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं, पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो गई, इस प्रकार से बढ़ती जाती हैं हमारी। इसी प्रकार हम पूर्णांक संख्या देखते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक, पूर्ण संख्या ये है, इनको धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो वह कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। जैसे -2, -3, 0, 1, 2 ऐसे n तक, ठीक है। इसी प्रकार से ये संख्याएं हमारी होती हैं। ये तो इस चैप्टर का बेस हो गया, ये तो हो गया हमारे चैप्टर का बेस। अब हम चलते हैं इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, कौन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसको देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है, वैसे हम अभी समझेंगे किस प्रकार से ये प्रमेय है। इसका सूत्र होता है A = BQ + R, जहाँ पर जो 0 है, 0 R से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, पर R B से छोटा होना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, पर मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। इस सवाल से समझते हैं। जैसे 3 का भाग हमें 10 में देना है, तो 3 त्रिका 9, माइनस का चिन्ह लगाया, 10 में से 9 गया, 1 शेष बच गया, ठीक है। अब इसको हिंदी में लिखा है इस प्रकार से, भाज्य, भाज्य को क्या बोलते हैं हम, भाज्य को इसमें बोल दिया है A, ठीक है। ये देखो, भाज्य बराबर का बराबर, भाजक को क्या बोल दिया, B, इसको बोल दिया B, इंटू Q, Q क्या है, भागफल, इसको Q बोल दिया, धन प्लस R रिमाइंडर शेषफल,
ये इसको बोल दिया आर। तो ये हमारा बन गया बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको समझ लेते हैं। जो आर है वो जीरो से बड़ा, आर क्या है, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर माइनस आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, या फिर जीरो हो, जीरो के बराबर हो, या फिर जीरो से बड़ा हो। अब ये आर बी से बड़ा कैसा होना चाहिए ये समझ लेते हैं। आर क्या है और बी क्या है। अगर ये इससे बड़ा होगा बी से, तो फिर से एक बात, ऐसे इससे बड़ा होता है, अगर ये बी से आर बड़ा होता है, समझ लीजिए 4 होता है यहाँ पर, सपोज के लिए सोच, तो इसमें एक बार फिर से भाग चला जाता, 3 एकम 3, तो 1 से आ जाता। मतलब ये हमेशा भाज्य से छोटा आएगा, आर बी है वो आर से छोटा होगा, ठीक है। सॉरी, ये आर है जो बी से वो छोटा होगा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम इसके देख लेते हैं जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही चांस हैं, उन सवाल को देख लेते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब इसी से हमें, जो हमने अभी सीखी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसी से हमें इस सवाल को हल करना है। सबसे पहले इसमें आपको जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख लेना है। सबसे बड़ी इसमें क्या है, 225। तो 225 को हमने लिख लिया। अब बराबर का चिन्ह आ गया। उसके बाद इसको रख लेना है जो सबसे छोटी संख्या बचे, ठीक है। इससे पहले हम इस तरह करते हैं, जैसे 135 का भाग देना होता है, 135 का भाग देना है हमें 225 में, ठीक है। कितने बार जाएगा, 135 से कम 135, कितना बचा घटाने पर, 5 में 5 गया 0, और इससे उतारा लिया तो हो गया 12, 12 में से 3 चले गए तो 9 बचा, 1 में से 1 गया तो 90 बचा, ठीक है। ये होता है। अब एलसीएम इस प्रकार से हम करते हैं HCF, फिर इससे आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि तुमने इसको नहीं काटा, तुमने इसको नहीं काटा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। ये बोल रहा है ये इससे कि तुमने इसको नहीं काट पाया तो अब मैं तुम्हें काटूंगा। तो इसको फिर से यहाँ पे रख लेते हैं, 90 दूनी 90 कम 90, कितना बचा 45, ठीक है। 45 का भाग 90 में देंगे तो 45 दूनी 90, तो हमारा LHCF कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45। अब इसको इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। 200 सबसे बड़ी संख्या लिख ली, उसके बाद जो छोटी है उसको लिख लिया। फिर अब इसमें कितने बार गुणा जाएगा, एक बार। अब उसके बाद कितना इसमें बचा, 135 से कम 135, और 225 में 135 घटा देते हैं तो कितना बचा, प्लस जितना बचा वो उसको प्लस में 90। अगर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। एक प्रकार से इसका फैक्टर है। अब इसके बाद जो इस यहाँ पर आए सबसे आगे, इसको फिर से आगे रख लेना है, क्योंकि तुमने इसको नहीं काट पाया, अब मैं तुम्हें काटूंगा। तो 135 यहाँ पर आ गया, फिर बराबर का चिन्ह, फिर ये 90 इधर आ गया, इसको काटने आया ये, फिर 190 एकम 190, प्लस में कितना बचा, प्लस 135 में से 90 चले गए तो 45 बचा। अब ये इससे बोल रहा है 45, 90 से बोल रहा है कि तुमने 135 को नहीं काट पाया, अब मैं तुम्हें काटूंगा। तो 90 इधर आ गया और बराबर में 45 आ गया, 45 दूना 90,
प्लस जीरो, जैसे ही हमारा प्लस में जीरो आ जाए वैसे ही हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसका HCF कितना निकल के आया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल के आया, 45 इसका HCF हो गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं सभी सवाल के। उसके बाद दूसरा हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का चौथा नंबर सवाल है। एक्सरसाइज 1.2 का चौथा नंबर सवाल है। HCF 306,657 का 9 दिया है, तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है ये कि यदि 306 तथा 657 का HCF 9 है तो LCM कितना होगा। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हम करेंगे, तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें एक सूत्र लगता है, वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। लिख लेते हैं, क्या है, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर HCF इंटू LCM। तो ये होता है इसका सूत्र। उसके बाद अब हमें LCM को निकालना क्या है, हमें LCM, तो LCM को इधर रख लेते हैं। LCM बराबर क्या हो गया, ये दो संख्याओं का गुणनखंड बटे H दिया गया नीचे HCF। उसके बाद देख लेते हैं हम कि हमारा LCM तो हमें लिख लिया, LCM तो ज्ञात ही करना है। LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनखंड, संख्याएं कौन सी हैं, 306 और 657 हमारी संख्या होंगी, बटे में HCF, तो HCF कितना है, 9। ठीक है, अब इसको आपको काट लेना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका, जो भी मतलब कट के आएगा सारा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको काट लेना है वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब हम इसका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं, तीसरा नंबर। संख्या 0,666 ऐसे है, को P बटे Q के रूप में प्रदर्शित करो। तो इसको आपको किस प्रकार से करना है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम व जो आपके स्कूल के बोर्ड एग्जाम हुए होंगे, एग्जाम स्कूल में हुए होंगे, उसमें आपको ऐसा सवाल जरूर आया होगा एक। इसको देख लेते हैं आपको किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले जो भी संख्या दी गई हो उसको x के बराबर मान लेना है। मान ऐसे x बराबर माना x बराबर 0.666, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर कर देते हैं, x का गुणा 10 में करेंगे और बराबर 0.666 का गुणा ऐसे 10 में करेंगे, तो क्या होगा, ये इससे हटके एक यहाँ पर लग जाएगा, 0 लग जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 10x बराबर 6.666 ऐसे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में
समीकरण एक, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, घटा देते हैं तो समीकरण दूसरा हमारा क्या है, इसको दूसरा मान लेते हैं, क्या है 10x बराबर 6.666 डैश डैश डैश। अब इसमें समीकरण 1 को घटा देते हैं, x बराबर 0.666 डैश 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 माइनस, तो ये 6 से कट गया पीछे सारे, तो 10x में 1x आ गया तो कितना आया 9x बराबर, ये पीछे वाला सारा कट गया तो 6 आ गया। इसको इधर पे कर लेते हैं, कितना है हमारे पास 9x बराबर 6। अब x बराबर क्या होगा, 9 नीचे चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, x बराबर 3 तिरका 9, x बराबर 2/3, यही हमारा आंसर हो गया। तो दी गई संख्या कितनी है हमारी, मतलब इसको p/q के रूप में कितना आ गया 2/3 कर देते हैं, 2/3 हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद इसको एक और देख लेते हैं, छोटा सा सवाल है एक, ज्ञात करो 3/1325 का दशमलव शांत है या नहीं। तो इसको आपको करने के लिए एक क्या करते हैं देख लीजिए, हम सबसे पहले इसको आपके गुणनखंड करना है, इसी के आपको किस प्रकार से करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले 13 को तो 13 लिख बने रहने देते हैं, फिर आपको इसके 1325 के गुणनखंड करने हैं। किस प्रकार से, इधर साइड में कर लेते हैं हम, 1325 इधर लिख लेते हैं। अब काटना है, 5 से काट लेते सबसे पहले, 5 दूनी 10, 32 हो गया, 5 का 30, 5 25, फिर से 5 से 5 25, 5 15। अब कितने से कटेगा, अब ये कटेगा कितने से 53। 53 कैसी है, एक अभाज्य संख्या, तो 53 एकम 53। ठीक है, तो अब ये हमारे गुणनखंड हो गए। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 15 गुणा 5 गुणा 5 इंटू 53। ठीक है, बट अगर किसी भी संख्या के नीचे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आ जाए तो वह संख्या शांत आवर्ती है, मतलब शांत दशमलव प्रसार उसका शांत है, वरना उसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, वरना इसका दशमलव प्रसार शांत है, पर इसके नीचे तो 2 की पावर m तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। लिख लेते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट 1-2 सवाल रह गए हैं उसको कराऊंगा, क्योंकि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं जो 1-2 सवाल रह गए हैं, जैसे कि हमारा √5 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है,
इस प्रकार से 2-3 सवाल रह गए हैं, उसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।